नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन मिलने जा रहा है, जिनसे उम्मीद है कि राज्य के अंदर बड़े उद्योगपति समूह निवेश करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि अभी तक निवेश के लिए अच्छा उत्साह देखने को मिला है। देखिए, चूंकि पूरे देश दुनिया के जो बड़े इन्वेस्टर समूह के लोग हैं, उन सभी लोगों ने हमें आने की अपनी सहमति प्रदान की है। विस्तार से उसको बता दिया जाएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का भी उसमें हम सबको आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित रूप से जो उन्होंने काम वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था, उसी की तर्ज पर डेस्टिनेशन उत्तराखंड हमने शुरू किया है, जो हमारे राज्य के लिए एक बड़ा अवसर है हम सब लोगों के लिए। और इससे जहां निवेश आएगा, उद्योग लगेंगे, वहीं हमारे सभी नौजवान युवा साथियों को अपने घर के पास रोजगार के अवसर भी पैदा। खबर देहरादून से है, जहां इन्वेस्टर समिट के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टी निवेशकर्ता सम्मेलन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 2018 में हुई त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में इन्वेस्टर समिट का ब्यूरो मांगा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इन्वेस्टर समिट को ड्रामा बताया। उन्होंने कहा, प्रदेश के मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी सरकार इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, बिजली की आपूर्ति सहित प्रदेश की व्यवस्थाएं सुधारने की नसीहत दी है। इस विषय में बोल रहा हूं। 2018 के इन्वेस्टमेंट समिट का क्या हुआ? कई लाख करोड़ की करार उस समय भी किए गए, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने की। आज उनमें से कितनी है? वो 7 लाख रोजगार के जिसके बोर्ड लगे थे, साइन बोर्ड्स लगे थे, वो कहाँ हैं? मैकेंजी ग्रुप को ये लेके आए, पिछले 4.5 महीने से 2.5 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनको भुगतान कर रहे हैं। उसने क्या किया? ऐसी कंपनी जो उत्तराखंड में ऑलरेडी काम कर रही हैं और जिनका हेड ऑफिस हमारे गाजियाबाद में है, कलकत्ता बेस्ड कंपनी है, उनके करार लंदन ले जाके कराए जा रहे हैं। तो सारे ऐसे विषय हैं जिसमें इनको एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। मैंने कहा, पंडित नारायण दत्त तिवारी ने जिस नींव को रखा था सिडकुलू की स्थापना करके, उस समय बड़े बड़े उद्योगपति उत्तराखंड में आए और आज उनमें से कितने यहाँ टिके हुए हैं, कितनी कंपनीज बंद होगी, इसका भी एक श्वेत पत्र जारी। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत दिलाराम बाजार में स्थापित राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। दिलाराम बाजार में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी और शासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी ने जिस स्थान पर यह ध्वज स्मारक स्थापित किया, वे युवाओं में देशभक्ति की प्रेरणा जगाएगा। राष्ट्रीय ध्वज हमारा आन बान और शान है, हम सबके लिए प्रेरणा है। और ये ऐसे स्थान पर लगाया गया है, राजपुर रोड दिलाराम चौक के नज़दीक, जहाँ से हमारा राष्ट्रपति जी का आशियाना भी इसके समीप है, राजभवन भी है, अन्य जो हमारे महत्वपूर्ण आने जाने का जो मार्ग है वह भी ये मार्ग है। और साथ ही पूरे देश दुनिया से आने वाले लोग इस मार्ग से गुजरते हैं। ये सभी को प्रेरणा देने का काम करेगा और हमारी नई पीढ़ी को भी निश्चित रूप से इस ध्वज को देखकर प्रेरणा मिलती रहेगी, राष्ट्रभक्ति उनके अंदर और मजबूत होगी। इसलिए आज बड़े शुभ अवसर पर ये आज राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर लगाया गया है। और स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत ये नए शहर का भी एक तरह से आगाज़ है कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी में आज काम हो रहा है, नया शहर आप सब लोगों को दिख रहा होगा। और अभी 2 दिन बाद हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड, यह भी यहाँ पर आयोजित हो रहा है। तो उससे ठीक पहले ध्वज लगना, ये हम सब लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां देहरादून में रेस कोर्स और दीपनगर में विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं को लेकर स्टॉल लगाए गए, जिसके जरिए लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल रही है। वहीं इस दौरान कई लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जाए। कार्यक्रम में विधायक विनोद चमोली और सहदेव पुंडीर ने लोगों को विकसित राष्ट्र 2047 की शपथ दिलाई। वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी लोगों को सुनाया गया।
खबर देहरादून से है, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने राज्यपाल से विभिन्न आगामी योजनाओं पर चर्चा की। खबर टिहरी से है, जहां ब्यासी के पास बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। एसडीआरएफ ने बस में फंसे चालक का किया सकुशल रेस्क्यू। आपको बता दें कि घटना में बस चालक में ही फंस गया था। एसडीआरएफ ने तमाम मुश्किल हालात को दरकिनार करते हुए संविधान पूर्वक बस चालक को सकुशल रेस्क्यू कर बाहर निकाला। इसके बाद उसे अस्पताल भेजा गया। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा तैयार की गई पुस्तक मेरी योजना का विमोचन ई बुक के रूप में किया। साथ ही विभाग के प्रयासों की तारीफ भी की। सीएम ने कहा कि आम जनता के हित में लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं को पुस्तक के माध्यम से सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया। इससे जन सामान्य को जनहितकारी योजनाओं को सरल भाषा में समझाने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा, ये पुस्तक जनप्रतिनिधियों तथा आम जनमानस के साथ साथ अधिकारी गणों और कार्मिकों के लिए भी उपयोगी होगी। हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य को मिलिट्रीज के क्षेत्र में बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने खुशी जताई। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आभार जताया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया। वहीं उन्होंने मोटे अनाज को बढ़ावा देने के साथ साथ उसके विवरण को लेकर प्रदेश सरकार से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मिलेट स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद लाभदायक है। मंत्री ने यह भी विश्वास जताया कि उत्तराखंड जैसे छोटा सा राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानी की आय दुगनी करने परिकल्पना को भी साकार करेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां एम्स की तर्ज पर उत्तराखंड में खुलने जा रहा आयुर्वेद संस्थान की राह आसान हो गई है। उत्तराखंड शासन में आयुष सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि पिछले दिनों केंद्र सरकार के आयुष मंत्री ने राज्य सरकार को पत्र लिखा कि राज्य में किसी आयुर्वेद कॉलेज का प्रपोजल केंद्र को भेजा जाए, जिस पर अपग्रेड कर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में तब्दील किया जा सके। इसको लेकर राज्य सरकार ने हरिद्वार स्थित ऋषिकुल कॉलेज का प्रपोज केंद्र सरकार को भेजा, जिसको जल्द ही केंद्र की संस्तुति मिल सकती है। देहरादून में 13 निजी स्कूलों की होगी स्थापना। राज्य सरकार को निवेश नीति के तहत बनाए जाएंगे स्कूल। 680 करोड़ के निवेश के साथ 2290 नए रोजगार भी मिलेंगे। सभी छात्रों को उपलब्ध होगी बेहतर शिक्षा। अलग अलग जगहों पर बनेंगे बोर्डिंग डे स्कूल। आपको बता दें, देहरादून में 13 निजी स्कूल बनाए जाएंगे, जिस पर राज्य सरकार की निवेश नीति के तहत ये सारे स्कूल बनाए जाएंगे, जिसमें 680 करोड़ के निवेश के साथ साथ 290 नए रोजगार भी दिए जाएंगे। सभी छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां रामनगर के कालाडूंगी रेंज से आबादी के पास से वन विभाग ने 2 गुलदारों का रेस्क्यू किया, जिन्हें रेस्क्यू कर जांच के लिए उनके सैंपल CCCZM भेजे। अब विभाग को जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है, उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। वन विभाग ने 3 पिंजरे लगाए थे, जिसमें ये दोनों गुलदार कैद हुए।
आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र के घर के आंगन में खेल रही एक 5 वर्षीय बच्ची को गुलदार ने अपना निवाला बनाया था। इसके बाद से ही गुलदार को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर 3 पिंजरे, कैमरा ट्रैप और क्षेत्र में वन कर्मियों की गश्त भी बढ़ा दी थी। वहीं अब वन विभाग ने इस हफ्ते 2 गुलदारों का रेस्क्यू किया है। कालाडूंगी रेंज में लगभग 4 नवंबर को एक घटना हुआ था जहाँ पे वो 5 साल की एक बच्ची के ऊपर हमला किया गया था लेपर्ड को। तो उस टाइम से अब तक हमारा लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा था। तो अभी हमको जाते हुए एक सफलता मिली है। वही सेम जगह से हम जहाँ पे 3 केजेस लगाए थे इस कॉन्फ्लिक्ट लेपर्ड को पकड़ने के लिए, तो उनमें से 2 लेपर्ड पकड़ में आ गया है। अभी इसका सैंपल्स हमने ले लिया है और जो बॉडी से सैंपल मिला था वो सैंपल तीनों सैंपल को हमने CCMB हैदराबाद को भेज दिया गया है। तो जैसे ही वहाँ से एक रिपोर्ट आती है कि कौन सा लेपर्ड के साथ ये मैच हो जाती है, उसके बाद हम नेक्स्ट कार्रवाई आगे का कार्रवाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड में 7 नवंबर 2023 से स्क्रैप पॉलिसी लागू की जा चुकी है। सिर्फ रुड़की में स्क्रैप सेंटर होने के कारण आम जनमानस को सहूलियत नहीं मिल पा रही, जिसके लिए RTO देहरादून सुनील शर्मा ने इसका हल निकाल लिया, जहां उन्होंने गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए एक प्रतिनिधि अपॉइंट किया। साथ ही बताया कि अपनी गाड़ी की डिटेल्स देने के बाद स्क्रैप पॉलिसी के तहत डोर टू डोर गाड़ियों को उठाकर स्क्रैप किया जाएगा। 7 नवंबर 2023 से स्क्रैप पॉलिसी लागू हो गई है, जिसके अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया है कि ऐसे वाहन जो लोग पुराने वाहनों को बेचेंगे स्क्रैप के माध्यम से और रजिस्टर्ड जो व्हीकल स्क्रैप फैसिलिटी है उनको टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके अंतर्गत उत्तराखंड के अंदर एक स्क्रैप सेंटर पास था, लेकिन उत्तराखंड में 2 स्क्रैप सेंटर बन चुके हैं, जो कि दोनों रुड़की में बने हुए हैं। देहरादून की वाहनों को भी रुड़की के स्क्रैप सेंटर के माध्यम से दिया जाएगा। हमारे द्वारा स्क्रैप सेंटर को कहा गया है कि उनका प्रतिनिधि भी हमारे RTO ऑफिस में बैठाएं, ताकि कोई आम व्यक्ति अगर RTO ऑफिस में आता है और जानकारी लेना चाहता है कि कहां पर अपनी स्क्रैप के वाहन को वो दे सकता है, तो उसको पूरा फैसिलिटेट किया जाए। लैंसडौन से भाजपा विधायक और सिद्धि बली मंदिर के महंत दिलीप सिंह रावत इन दिनों अपनी दबंगई के कारण चर्चा में बने हुए हैं। कुछ दिन पहले विधायक एक अधिकारी पर इतना आग बबूला हो गए कि उसे गालियां देकर मारने पीटने की धमकी तक देने लगे। अब भाजपा का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लो जी, विधायक महंत दिलीप रावत का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। कोटद्वार के कोड़िया चेक पोस्ट पर बीजेपी के विधायक महंत दिलीप रावत का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक के ऊपर भाजपा विधायक हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। याद होगा आपको, हाल ही में भाजपा के विधायक दिलीप रावत का एक अफसर से उलझना वीडियो जब वायरल हुआ था, तब सवाल खड़े हुए थे। विधायक सड़क पर ही पहले गाड़ी से उतरते हैं, गाड़ी से उतरते ही अधिकारी को डराते हैं, धमकाते हैं, उंगली दिखाते हैं और फिर उसके बाद वीडियो वायरल होता है, सवाल खड़े होते हैं। मगर उसके बाद अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है। मामला सिद्धि बली मंदिर में इन दिनों चल रहे मेले का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले विधायक महंत दिलीप रावत किसी युवक पर हाथ उठाते हैं और फिर उसके बाद एक युवक लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत का गमछा पकड़ता है, जिसके बाद उनके समर्थकों ने उस युवक की पिटाई कर डाली और विधायक जी देखते रहे। और अब
इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उस युवक ने देवता अवतरित होने का स्वांग रचा था और विधायक जी से रहा नहीं गया। विधायक जी गुस्से में आ गए और उसके बाद विधायक जी के समर्थक कार्यकर्ताओं ने युवक की चिमटे से पिटाई कर डाली, जो वीडियो में साफ तौर पर दिखता है। वैसे कुछ ही समय में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भाजपा विधायक का इस तरह का वीडियो बार बार वायरल होना बीजेपी की टेंशन को बढ़ा रहा है और विपक्ष के निशाने पर बीजेपी के विधायक आ रहे हैं। माननीय विधायक श्री दिलीप रावत जी के बारे में जो वीडियो मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में कहा जाए कि विधायक जी के द्वारा गलत कार्य किया जा रहा था। कुछ लोग वहाँ पर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और विधायक जी उनके पास जाकर के उनको अलग करने की कोशिश भी करते हैं। देखिए, प्रचंड बहुमत का नशा भाजपा की, चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे अन्य नेता हों, सबके सिर चढ़ के बोल रहा है। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं जो है प्रदेश की जनता के सामने आती है। पहले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ऋषिकेश में अपने ही जो है संघ के कार्यकर्ता से खुद सरेआम मारपीट करते हुए, गाली गलौज देते हुए नजर आए। उसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी अपने समर्थकों से जो है एक युवक को कैंट में पिटवाते हुए नजर आए। पहले चालान कटने पर कर्मचारी को धमकाया, अब मंदिर परिसर में ही युवक को पिटवाया। लैंसडाउन विधायक की नॉनस्टॉप दबंगई की तस्वीरें क्या संकेत देती है? ये कि क्या ये सत्ता की हनक है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग ने एक बार फिर से पुनः अनुमान जारी करते हुए 24 से 48 घंटों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र के जिलों में बारिश होने का अनुमान है। साथ ही कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। देखिए, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज आपकी 4 तारीख दिसंबर की है और ये पोस्ट मानसून सीजन हमारा चल ही रहा है। ओवरऑल अभी तक अगर सीजन की बात करें, आज की डेट तक तो जो बारिश है उसमें 38% की कमी है, -38% पे चल रहा है। और इसी तरह तापमान का भी देखें तो इस समय अगर मैं बात करूं पिछले वीक से करीब जो है, तो जो तापमान है जो 27-28 में कम हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा जब धूप निकलनी शुरू हुई तो वो वापस बढ़ने शुरू हो गए थे और सामान्य से ऊपर ही वो आ गए, करीब 2 से 3 डिग्री तक। खासकर मैदानी क्षेत्रों में तो वो वहाँ पर थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन पहाड़ों में देख रहे हैं तो वहाँ पे करीब सामान्य या उससे भी 1-2 डिग्री तक नीचे है सामान्य। खबर रामनगर से है, जहां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर के आसपास के क्षेत्रों में लगातार मवेशियों को निवाला बना रहे बाघ और उसके शवकों को प्रशासन ने ट्रांसकुलाई करने के पकड़ लिया है, फिर रेस्क्यू सेंटर भेज दिया। इनको कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज स्थित रेस्क्यू सेंटर में ले जाया गया, जहां ढेला रेस्क्यू सेंटर में इन बाघों का परीक्षण होगा। स्वस्थ होने पर अंदर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। वहीं लोगों की जान के शिकारी बने ये बाघ पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। कॉर्बेट नेशनल पार्क को ये एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। ये हिम्मतपुर ब्लॉक गांव है जो कि पिरुमतारा चौकी के अंतर्गत आता है। गांव में पड़ोस में रहने वाले 2 पक्षों के बीच में रात को मारपीट हो गई है। पहले से इनका विवाद चल रहा था, कल किसी बात को लेके फिर इनमें तनातनी हुई है और उसमें कुछ लोग चोटिल हुए हैं। जो पास में घास की पुवाल थी उस पर भी आग लगाई गई है। थाने से और जनपद से पर्याप्त पुलिस बल वहां पे तैनात कर दिया गया। मौके पे शांति है। जो तहरीर मिली है उसके आधार पे थाना रामनगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, पिछले करीब 2 सप्ताह से जो हमारा कानिया वन क्षेत्र है वह जो ग्राम
उसमें बाघों की उपस्थिति देखी जा रही थी और ये सूचना मिलने पर हमने कैमरा ट्रैप्स और ड्रोन्स के माध्यम से ट्रैकिंग की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी थी। तराई पश्चिमी वन प्रभाग और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की संयुक्त टीम भी वहाँ पर लगातार गश्त कर रही थी और स्थानीय निवासियों से भी हम अपील कर रहे थे कि अनावश्यक रूप से कोई घरों से बाहर ना निकलें शाम के समय पर। पिछले लगभग 10 दिनों में कुल 5 मवेशियों को बाघ द्वारा जो है वहाँ पर अपना शिकार बनाया गया और 2 तारीख की घटना के पश्चात हमने उस बाघ को चिन्हित भी कर लिया कैमरा ट्रैप में उसकी इमेजेस के माध्यम से और उसके मूवमेंट को ट्रैक कर लिया। उसके पश्चात मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक महोदय से इसको ट्रैंक्विलाइज कर रेस्क्यू करने की अनुमति मांगी गई है। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां जसपुर के 5 स्टार भट्टे पर 3 दिन पहले हुई चौकीदार हरपाल सिंह की हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने जसपुर में खुलासा करते हुए बताया कि थाने में हरपाल सिंह के बेटे ने सूचना दी थी कि 5 स्टार एक भट्टा है जहां हरपाल सिंह चौकीदार काम करते थे, उसका शव मिला है। घटना का संज्ञान लेते हुए टीमों का गठन किया गया, जिसमें पता चला कि मृतक हरपाल सिंह को आखिरी बार सतीश कुमार के साथ देखा गया था, जो मृतक के साथ ही भट्टे पर काम करता था। रात में शराब पीकर दोनों में आपसी विवाद हुआ और मुठभेड़ में हरपाल सिंह की मौत हो गई। डर के कारण सतीश ने ईंट भट्टे में फावड़े से गड्ढा बनाया और उसमें हरपाल सिंह को दबा दिया। पुलिस ने आरोपी सतीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। हरपाल सिंह के पुत्र लोकेन्द्र के द्वारा थाने में एक सूचना दी गई थी। उनके पिताजी जो 5 स्टार एक भट्टा है बहेड़ी रोड पे, वहाँ पे काम करते थे और उनकी बॉडी मिली थी इसमें कि जो जमीन में किसी ने उनको मार के और दबाया था। इस घटना का संज्ञान लेते हुए इंस्पेक्टर जसपुर की इसमें मैनुअल भी और जो टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ये चीज़ प्रकाश में आई कि लास्ट टाइम जो मृतक हरपाल हैं उनके साथ एक सतीश कुमार नाम का व्यक्ति था। ये दोनों लोग साथ में ईंट भट्टे पर काम करते थे और घटना के दिन जो कि 30 नवंबर और 1 दिसंबर के दरमियानी रात के थे, ये साथ में बैठ करके और शराब पी रहे थे। उसी समय इनके बीच में जो ईंट भट्टे पे मिट्टी निकालने के लिए जो फावड़ा होता है, फावड़े से इसने गड्ढा बनाया और उनको उसमें डालने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल दी थी। इसको ये था कि लोगों को पता नहीं चलेगा और मैं बच जाऊँगा। खबर पौड़ी से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मिली जीत के लिए मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष सुषमा रावत ने बताया कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नीतियों के चलते तीनों राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल की है। तीनों राज्यों में जनता ने मोदी जी को गारंटी का समर्थन करके कमल के निशाने को वोट दिया है। देखिए, आज हम छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश जीते हैं, उसमें बम्पर विजय हासिल की है। इसमें कार्यकर्ताओं का तो जोश खरोश था ही, परंतु इसमें जो मोदी जी का जादू भी चला और आगे आगामी चुनाव के लिए हम कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी की लहर है और आगे की तैयारी ये है कि 2024 में फतेह करेंगे और पुनः हम तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे केंद्र में और मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस पर। तब तक के लिए नमस्कार।